Hello, hello, hello everyone. Today we are going to discuss Thermo Basics Part 5. ये आपका लेक्चर पांचवा है और इसमें बेसिक्स आज आपका लास्ट लेक्चर है बेसिक्स का। एक्चुअली अभी एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं लेक्चर तो ले लिया पूरा और फिर उसके बाद देखा तो उसमें ऑडियो था ही नहीं। अब मुझे दोबारा लेक्चर बनाना पड़ रहा है। तो मैंने पढ़ा दिया था ऑलरेडी पूरा, तो फिर से मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। फिर से टाइम लगेगा, क्या दिक्कत है। और कुछ लोग आप लोग का डाउट था, कुछ लोग का क्वेरी था कि भाई सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सारी चीज़ें कवर होंगी, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। और आपका आप डेट जो आ गया है कि 12 जुलाई तक आपका रहेगा फॉर्म फिलिंग का डेट। तो वो तो सारी चीज़ें होंगी, उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है ना। तो जो भी मैं पढ़ाया था वो आपको पूरा रिवीजन अच्छे से करा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ क्या क्या बताया था। अब 1 घंटा और लग जाएगा फिर से। अब क्योंकि चीज़ें लिखी हुई हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, कम लगेगा, 35-40 मिनट में हो जाएगा, 35 मिनट तक। और दूसरी बात यह है कि आप लोग गुमराह मत होइए, क्योंकि मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग को ये चीज़ मालूम होना चाहिए। मैं देख रहा था कुछ लोग ये जनरल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है 500 से 800 के बीच में बेच रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, 2 कौड़ी का चीज़ उसको 500-800 रुपये लोग ले रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, आप अपना पैसा बर्बाद मत करिए। अब आप सोच कर देखिए, अगर 1000 बच्चे भी गुमराह आ जाए सिर्फ ये देखने के लिए बहुत लोग कोर्स लेते हैं कि भाई बंदा पढ़ा कैसा रहा है। अब 500 into 1000, अब बाकी तो समझ ही रहे हो क्या हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये काम नहीं करना है। जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है और बेहतर कंटेंट से, और जिसको चेक करना हो तो एक काम करो, 10-15 बच्चों के बीच में पैसा अपने दोस्तों से मिलाकर और दोनों के कंटेंट को कंपेयर कर लो। जो उस पेड कंटेंट में जितना पढ़ाया जा रहा है और जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जमीन और आसमान का फर्क है। और क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, एक बार एक उसी टॉपिक को, यही थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक वहाँ उठा लेना, वहाँ का पूरा बेसिक्स, क्या बेसिक्स तो कंप्लीट हो गया। उनका जो बेसिक्स वो पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट टॉपिक में ना पहुँच गए हूँ। तो वो क्या करेंगे, लोग पढ़ाते हैं और फिर आपसे जो क्वेश्चन पुराने पूछे गए होते हैं वो करवा देते हैं, और आपको लगता है बहुत पढ़ लिए, सब बन रहा है। और क्वेश्चन जब नया आ जाएगा तो हिल जाओगे आप, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन मुश्किल से बहुत कम ही होते हैं। कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। और कॉन्सेप्ट जब कोई देने वाला है ही नहीं और पैसा ले रहे हैं 500-800 रुपए जनरल इंजीनियरिंग का, तो समझ लो कि उसी पे एक बिजनेस पर्पस है और कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंट किसी का खराब है, ये है वो फलाना ढिमकाना। मैं कह रहा हूँ आप कंपेयर कर लो, आपको अगर उनका अच्छा लगता है, किसी का भी अच्छा लगता हो, मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, तो आप बिल्कुल वहां पढ़िए। कोई फायदा अल्टीमेटली आपका होना चाहिए, आपको जेई साहब बनना है। और हम लोग का काम है पढ़ाना। और हम लोग का जिस तरीके से जो अपनी वादा है कि फ्री में पूरा जनरल इंजीनियरिंग करवाएंगे, और वो भी अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ विथ टॉप लेवल फैकल्टीज, तो वो तो हो ही रहा है और वो होगा। और कुछ दिन बाद आपका पॉलिटी के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और पॉलिटी ऐसा पढ़ाया जाएगा, करीब 10-12 घंटे का लेक्चर होगा। मतलब आपको 15-20 वीडियो रहेंगे, आधे आधे घंटे के, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे के। और वो आप मान के चलो कि उसमें से 90% क्वेश्चन आपको, कहीं किसी भी पेपर में बैठ जाओ, जेई एग्जाम में किसी भी पेपर में बैठ जाओ, 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हर पेपर के लिए एक बार पढ़ लो और जिंदगी भर के लिए फुर्सत। बहुत कम कंटेंट, बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट आपको दिया जाएगा, और आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। चाहे वो सीजीएल में भी बैठ जाओ, कैसे सीजीएल में भी, तो भी पॉलिटी के करीब करीब 90% क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। हिस्ट्री का भी आपको करवाया जाएगा, और हिस्ट्री भी जो है वो भी ऐसे ही रहेगा, 10-15 घंटे का होगा वो भी। और उसमें भी इतना चीजें आपको दे दी जाएंगी, बहुत ही प्रिसाइज। मतलब आप एक तरीके से इसको शॉर्ट नोट्स मानो, कितना पढ़ लो तो आपको 70%, 70 to 80-90% क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के भी बन जाएंगे। और इस सब से पार्ट से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या है कि करंट में अब आप 300-400 क्वेश्चन मैं देखता हूँ लोग यूट्यूब में करवाते हैं, उतना आप करोगे अब बने आएगा भी कि नहीं है। 14-15 घंटा आपने हर दिन 1-1 घंटा दिया, 30 दिन करंट अफेयर देखे 1-1 घंटे, और 30 घंटे आपने दिया, आया क्वेश्चन वन, वन क्वेश्चन फंसा। अब वन क्वेश्चन फंस भी जाएगा तो क्या कर लोगे, वही बात है ना। तो पढ़ो वो जो कि प्रिसाइज हो और बन जाए सारे पेपरों के लिए, वो वैलिड हो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स, आपके सारे पेपर में वैलिड है। इवन पेपर 2 जो है उसको भी आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, इस टॉपिक के आपके बन जाएंगे 100%। ये लेवल दिया जा रहा है। क्योंकि देखो जनरल इंजीनियरिंग में पूछने वाले कुछ नहीं आता, पूछने वाला जो जाहिल आदमी है वो क्या करेगा, वो मत सोचो कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा, कोई भी किताब उसके सामने जो रखी होगी वो उठाएगा और आपको
फेंक देगा आपकी तरफ। और आपको आता है आज जो पढ़ा होगा, जो अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे कंटेंट से तैयार किया होगा, तो वो बना ले जाएगा, और बाकी सब ऐसे पेड कोर्स लेकर पढ़े रह जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड कोर्स खराब है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है अच्छा हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि खराब हो सकता है। पढ़ाने वाले अच्छा भी पढ़ाते हैं, पैसे लेके भी अच्छा लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आप कंपेयर कर लेना, आपको जिसका सही लगे वही जाओ। क्योंकि मैंने एक दो पेड कोर्स देखे हैं और इतना वाहियात है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, पैसा बेमतलब में लिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं बनेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए आप, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल होता क्या है, मैंने बताया ना कि मैंने पढ़ा दिया था। अब उसमें क्या था कि और माइक लगाना भूल गया मैं, तो उसमें जो ऑडियो है वो बहुत बेकार है, इसलिए आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं फिर से करवा दे रहा हूँ। और लेक्चर्स आप टेंशन मत लीजिए, आपको पॉलिटी और थर्मो का लेक्चर जो है आपको हर दिन मिलेगा। और 30 जून से पहले आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स करीब करीब कोशिश की जाएगी कि ख़त्म हो जाए, और नहीं हो पाता है तो 10 जुलाई तक तो हो ही जाएगा। मतलब आपका जब फॉर्म फिलिंग ख़त्म होगा तो ये आपका पूरा जनरल इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल ये क्या होता है? तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि द प्रॉपर्टी विच इज़ यूज टू कैलकुलेट टेम्परेचर, जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, जब भी टेम्परेचर में बदलाव होगा ना, तो प्रेशर में भी बदलाव होगा, वॉल्यूम में भी बदलाव होगा, रेजिस्टेंस में भी बदलाव होगा, ये तो होता ही है। अब इन्हीं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इन्हीं को पहले कैलकुलेट कर लें, और फिर बाद में इसकी मदद से हम अगर टेम्परेचर कैलकुलेट कर पाते हैं, तो इन प्रॉपर्टी ने हमें हेल्प किया कि टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकें। तो इसीलिए ये जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ये प्रेशर का अगर इस्तेमाल करके अगर हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर ले जा रहे हैं, तो प्रेशर जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और आपसे यही पूछा जाएगा कि जैसे रेजिस्टेंस थर्मामीटर, इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, आपसे यही सब पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा। अब जैसे वॉल्यूम होता है ना, जैसे आपका जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बेसिकली लेंथ ही होता है। वॉल्यूम जो होता है ये आपका लेंथ होता है। कैसे होता है? जैसे आप एक पाइप ले लीजिए, और उसमें जो वॉल्यूम होता है उसको कैसे लिखोगे? पाई बाई 4d² L। और मान लीजिए कि डायमीटर आपका कांस्टेंट है। अगर आपका डायमीटर कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि डायमीटर जब आपका कांस्टेंट रहेगा, तो वो बेसिकली आपका लेंथ के बराबर ही होगा। जो डायमीटर जो है आपका कांस्टेंट जब रहेगा, तो बेसिकली वो लेंथ के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है आपका लेंथ के बराबर ही रहेगा। तो बेसिकली वॉल्यूम लेंथ पे ही डिपेंडेंट रहता है अगर डायमीटर कांस्टेंट हो तो, कहने का मतलब ये। तो आप यहां ये समझ चुके कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। द प्रॉपर्टी विच इज यूज टू कैलकुलेट द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और जिस भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लें, उसको हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। अब इसी में अपन देखते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब रेजिस्टेंस थर्मामीटर में आपसे देखिए, आपके पेपर में ना सीधा ये बोला जाएगा कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। मतलब रेजिस्टेंस थर्मामीटर में आपको नापना तो टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर नापने के लिए आप किस प्रॉपर्टी का हेल्प ले रहे हो? जिस प्रॉपर्टी का हेल्प ले रहे हो वही आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस इज अवर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में आपकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो रेजिस्टेंस होगी। और कौन से एपरेचर्स का इस्तेमाल करते हो आप इसको समझने के लिए कि भाई हाँ, रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है टेम्परेचर को नापने के लिए, तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज। आपने ये देखो 11वीं 12वीं में आप लोग इसको पढ़े होंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। मैं इसको सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर को नापने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब व्हीट स्टोन ब्रिज आपके सामने बना है PQRS। तो P और Q देखिए नोन होता है, आप लोग जो ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो नोन होता है। R होता है अननोन, R आपको मालूम नहीं होता। और जो S होता है ना, वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जिसको बदल सकते हो आप। अब इसको वेरिएबल क्यों रखते हैं भाई? इसको वेरिएबल इसलिए रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो IG की वैल्यू हो
मतलब करंट अक्रॉस आपके गैल्वेनोमीटर वो आपका वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होनी चाहिए, तभी तो करंट जीरो होगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर में जो यहाँ पे जो आपका आईजी है ना, आईजी वो जीरो होना चाहिए। तो एस को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इसलिए तो इसको वेरिएबल रखे हैं, इसको एडजस्ट इस तरीके से करेंगे कि आईजी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आपकी जीरो हो। और जब ये एडजस्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये भी नॉन रेजिस्टेंस हो गया ना, एस भी आपका नॉन रेजिस्टेंस हो गया, पी और क्यू भी आपका नॉन रेजिस्टेंस हो गया। तो आर आप कैलकुलेट नहीं कर लोगे, जो आपका अननोन था कैलकुलेट कर लोगे, और जब आप आर कैलकुलेट कर लोगे तो ये जो आपका एक एक्सप्रेशन है बहुत ही, अरे यार इसको मिटाना पड़ेगा ना, एक से तो जो आपका आर जो आपका अननोन है, जब वो आप कैलकुलेट कर लोगे आर, आर जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आर है क्या, आर इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, आर नॉट इज अ बेसिकली अ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 + अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में। तो टेम्परेचर यहाँ से अगर आपका आर की वैल्यू आ जाए, आर नॉट तो कांस्टेंट होता है, वो आपको दिया रहेगा, तो आप टेम्परेचर और अल्फा और बीटा भी कांस्टेंट है, ये भी आपको दिया रहेगा, तो टेम्परेचर आप कैलकुलेट नहीं कर लोगे क्या, कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप कैलकुलेट कर लोगे टेम्परेचर की वैल्यू। तो टेम्परेचर की वैल्यू आप कैलकुलेट तो कर लिए, लेकिन आपने इस्तेमाल किसका किया यहाँ पे, रेजिस्टेंस का। पहले हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया और फिर हमने टेम्परेचर को कैलकुलेट किया। तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हमने किसका मदद लिया, रेजिस्टेंस का। इसीलिए हमारा थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में हमारी थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस है, इसीलिए तो मैंने कहा। तो ये याद रखना है, आपसे यही पूछा जाएगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, ऐसे। तो आपको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस में आपको गोला लगाना है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब बात करते हैं अपन थर्मोकपल की। थर्मोकपल में थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी होती है वो ईएमएफ होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये कैसे होती है वो भी अपन देख लेते हैं। और एक बात और, मतलब देखो यार, मैं ये सब लिख रहा हूँ तो पूरे मतलब देखो 40-50 मिनट या फिर 1 घंटे के लेक्चर में मुश्किल से मैं 10 से 15 मिनट लिखता हूँ। अब ये 10-15 मिनट आप लोग भी लिख सकते हो। तो मैं तो ये कहूँगा, बहुत मेरा स्पेशल एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप लोग चीज़ों को लिखें। जब आप लिखोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जब लिखते हुए आप समझते हो ना कोई चीज़, तो चीज़ें बैठ जाती हैं। अब क्योंकि आज पहले से सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि पहले मैंने लेक्चर बना दिया था, ये शूट कर लिया था, लेकिन उसमें फिर ऑडियो नहीं था। तो बिना ऑडियो के अब लेक्चर समझ लो क्या रहेगा। तो इसलिए मुझे फिर से शूट करना पड़ रहा है, और लिखा हुआ था सब। तो इसलिए आज थोड़ा लेक्चर आपका जल्दी अलग खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है 30-35 मिनट लगेंगे, बस हो गया 30 मिनट तक। समझा तो मैं रहा ही हूँ सब अच्छे से। अब जैसे अब थर्मोकपल देखिए, थर्मोकपल आप लोगों ने अपने 11th-12th या फिर उससे पहले भी 6 या 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो थर्मोकपल का स्टेटमेंट भी मैं बता देता हूँ। देखो, व्हेन टू डिफरेंट metals are connected in such a way that they form two junction and these two junctions are kept at different temperature। एक जंक्शन को आप रखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड में और दूसरे जंक्शन को रखिए आप T डिग्री सेंटीग्रेड में। देखो, जंक्शन क्या होता है, जहां दो चीजें आकर मिलती हैं। अब यहाँ जो दो मेटल कंडक्टर्स हैं वो जहां दो मिल रहे हैं उन्हीं को जंक्शन हम कह रहे हैं। अब एक साइड जंक्शन को आप रखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक साइड रखिए T डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी आपका जो ईएमएफ जनरेट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके ये जंक्शन के टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर। मतलब जो भी आपका ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, T-0। अब यार यहाँ से ये देखिए आप लोग, अगर ईएमएफ को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो, अगर आप ईएमएफ को कैलकुलेट कर लेते हो तो आप टेम्परेचर तो कैलकुलेट कर ही लोगे ना। तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया ईएमएफ का। और यही तो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए जिस भी प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसका आप हेल्प ले रहे हो, वही थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की। तो यहाँ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपका ये हो गया। और थर्मोकपल तो यार देखो आप लोग पढ़े ही रहते हो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं।
तो ये हो गया आपका थर्मोकपल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मोकपल में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ईएमएफ। अब आप देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, तो इसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है ना, वो बेसिकली प्रेशर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में आपकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो प्रेशर होगी। अब देखो ये अभी एक इक्वेशन मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, वो इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एम आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, याद रखना इस बात को। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। पीवी इक्वल टू एम आर टी जो है ना, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, इसके पूरे मतलब इसमें एजम्पशंस भी होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है, तो इसमें आप लोग देख रहे हो यार, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में पीवी इक्वल टू एम आर टी हम लिए, तो अगर मान लो गैस का जो क्वांटिटी है वो सेम रहता है, तो मतलब मास भी सेम रहेगा। अगर गैस की क्वांटिटी अगर सेम है तो जाहिर सी बात है मास भी सेम रहेगा। और गैस का कांस्टेंट आर, जो रेडबर जो आपका ये आर गैस कांस्टेंट है, वो तो सेम है ही। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ये तो सेम है ही आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, ये तो आपका सेम है ही। तो m इंटू आर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, टेम्परेचर किस चीज़ का फंक्शन है, प्रेशर और वॉल्यूम का, क्योंकि m इंटू आर जो है आपका कांस्टेंट हो गया। अब बचता है आपका प्रेशर और वॉल्यूम। टेम्परेचर आपका फंक्शन है किस चीज़ का, प्रेशर और वॉल्यूम का। अब आप कह रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम आप कांस्टेंट कर दोगे, वॉल्यूम आपका देख रहे हो कांस्टेंट आपने कर दिया, तो टेम्परेचर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। टेम्परेचर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा प्रेशर के, क्योंकि आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। अब एक बात बताओ, अब मैं अगर प्रेशर को मेजर कर लूँ या कैलकुलेट कर लूँ, तो इसकी मदद से टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा। अगर आपने प्रेशर को कैलकुलेट कर लिया तो टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा ना। और मैंने क्या कहा था कि जिस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से आप टेम्परेचर को कैलकुलेट कर ले जाते हो, वही थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, इस वाले थर्मामीटर में आपने इस्तेमाल किया किसका, प्रेशर का, तो जाहिर सी बात है आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर लोगे, और इसीलिए इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, प्रेशर होगी। ये आपका तीसरा था। अब आप फोर्थ वाले केस में आ जाइए। आज आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो कि आज मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, आज लिखा लिखा हुआ है, सब पहले से लिखा हुआ है, तो आपका थोड़ा लेक्चर भी जल्दी नहीं पड़ जाएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा एक बात, कि ब्लैक बैकग्राउंड सही रहता है या वाइट बैकग्राउंड सही रहता है पढ़ने के लिहाज से। आप लोग देखोगे वीडियो में, आप कई सारी वीडियोस देखोगे, तो आप लोग बताना कि मुझे लगता है कि ब्लैक बैकग्राउंड ज़्यादा सही रहता है। तो आगे भी हम लोग शायद ब्लैक में ही आगे बढ़ें। बाकी आप लोग बता देना अपना अपनी राय, उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये है आपका कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, ये चौथा है, ये लास्ट है आपका। तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, अब देखो, जब कांस्टेंट वॉल्यूम था तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी प्रेशर थी। अब जब कांस्टेंट प्रेशर है तो हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम हो जाएगी। ये तो मतलब गेस कर सकते हो आप। लेकिन अब इसको अगर एनालाइज किया जाए तो वही वाला वही वही सिस्टम अपन एनालाइज करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। पीवी इक्वल टू एम आर टी, पीवी जो है आपका एम आर टी के बराबर है, और ये कौन सा इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसको आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आया, क्यों है, क्या है ये, इसके क्या एजम्पशंस हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, आर क्या है, आर बार क्या होता है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको ये समझना है कि गैस है, गैस लिमिटेड क्वांटिटी में है, कांस्टेंट क्वांटिटी में है, इसलिए उसका मास जो है कांस्टेंट है, और आर तो कांस्टेंट वैल्यू होता ही है, ये दिया रहता है आपका। और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में इनिशियली डिपेंडेंट रहता है। टेम्परेचर इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ, देखिए टेम्परेचर, अब जब एम और आर आपका कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इनिशियली जो होता है वो फंक्शन होता है किस चीज़ का, प्रेशर और वॉल्यूम का। क्योंकि ये अब आपका कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर है, तो प्रेशर तो आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर अब सिर्फ व सिर्फ फंक्शन है किसका, वॉल्यूम का। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के, क्योंकि प्रेशर आपका कांस्टेंट था।
तो वॉल्यूम जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो भैया टेम्परेचर कैलकुलेट तो हो ही जाएगा ना। अगर आप वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हो तो टेम्परेचर तो आपका कैलकुलेट हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ किसकी मदद ली, हमने यहाँ पे मदद ली किसकी, वॉल्यूम की। जब आपने वॉल्यूम की मदद ली टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए, जब आपने वॉल्यूम की मदद ली टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बना दी किसको, वॉल्यूम को। क्योंकि वॉल्यूम का इस्तेमाल किया गया टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए, तो थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है हमारी वो वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपको फास्ट लग रहा होगा, क्योंकि लगना भी चाहिए। लिख के पढ़ाने में क्या रहता है ना कि भाई आप भी लिखोगे साथ साथ मैं भी लिखूंगा, और मैं लिखूंगा तो आप लिखोगे, और फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझोगे, वो सही रहता है। भले टाइम लगता है लेकिन सही रहता है, कुछ चीज़ें याद रहती हैं। तो हो सकता है इस लेक्चर को आपको 2 बार देखना पड़ जाए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि चीज़ें बहुत ईजी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज तो मतलब ईजी ही था। तो मुझे लगता है कि पिछला तो आपको सब समझ में आ गया। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आज आपका बेसिक्स का लास्ट पार्ट है ये, इसके बाद कोई बेसिक वेसिक नहीं आएगा, डायरेक्ट ना टॉपिक आएंगे। इसके बाद मैं सीधा स्टार्ट करूंगा हीट एंड वर्क, और फिर उसके बाद प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद वो सब आपका फर्स्ट लॉ में है। फर्स्ट लॉ तो मतलब एक डेल क्यू इज इक्वल्स टू ड्यू प्लस डेल डब्ल्यू, बस ये इसी में खत्म। क्योंकि देखो आप लोग जब जनरल इंजीनियरिंग कवर किया जा रहा है तो उसमें मैं आपको कोई डेरिवेशन तो करवाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट कहाँ यूज़ होगा, वो स्टेटमेंट में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और उनको कहाँ यूज़ करने के लिए क्या क्या याद रखना पड़ेगा, और इसका बेसिकली फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। मतलब डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, मतलब आप सारे क्वेश्चन कर सकोगे ऐसे। तो ये टेम्परेचर स्केल्स को आप समझते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं अपन, 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे और फिर ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर स्केल्स की बात होगी। देखो कभी कभी ना क्या है ना, ऑब्जेक्टिव में लिखा लिखा आ जाता है कि भाई कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, आप ये बताओ कि कौन से स्टेटमेंट गलत है। या हो सकता है 3 स्टेटमेंट आपको गलत कर दिए जाएं और आपको ये बोला जाए कि इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसमें एक लिखा आ सकता है कि टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्ररी और रैंडम इन नेचर, ये आ सकता है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आर्बिट्ररी कैसे है, वो रैंडम कैसे है, वो तो अभी आप जब मैं स्केल्स नीचे बनाया हूँ 3, ये आप देख कर समझ जाओगे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं ना वो आर्बिट्ररी होते हैं और रैंडम इन नेचर। ठीक है, अब देखो मैंने आपके सामने 3 स्केल्स बनाए हुए हैं, 3 स्केल्स बने हुए हैं ना। इसमें है आपका आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। आप देखिए इसमें, आप सबसे पहले देखिए आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है ना, आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आपका है, आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए आइस पॉइंट ये वाटर का है, वाटर का केस ले रहे हैं अपन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आइस पॉइंट है, मतलब द पॉइंट एट विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर आपका आइस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। और वाटर केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वाटर के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर आप नीचे जाओगे तो पानी आपका जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग बोलते हैं आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर है कि जिसके नीचे आप बर्फ बना दो पानी को, और जिसके ऊपर पानी को आप भाप बना दो, स्टीम बना दो। वो पॉइंट कौन सा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। उसको बोलते हैं हम लोग स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसके ऊपर जाओगे ना तो फिर आपका जो पानी जो है वो वेपर या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को, द टेम्परेचर एट विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब प्रेशर देखो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट का जो प्रेशर रहेगा ना वो सेम रहेगा, वो बदलना नहीं है। अगर वो बदल दोगे तो फिर पूरा आपका सिस्टम ही बदल गया फिर। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम दूसरा थर्मामीटर लेते हैं केल्विन स्केल, लेकिन उसमें स्केल जो रहेगा वो हमारा केल्विन रहेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग जो हमारा केल्विन टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है, और इसका जो स्टीम पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है। इसी तरीके से आप फ़ारेनहाइट स्केल ले लीजिए तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका उसका आइस पॉइंट होता है।
और उसका जो स्टीम पॉइंट होता है ना वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, मतलब स्टीम पॉइंट जो होता है। ठीक है। अब जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो कि 273 केल्विन लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि केल्विन जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 होता है। लेकिन 0.15 जो होता है ना ये बहुत छोटा होता है, तो इसको अपन क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इसको अपन निगलेक्ट कर देंगे। 0.15 जो होता है ये बहुत छोटा होता है, इसको निगलेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि 1 केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। मतलब अगर आप किसी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसमें 273 ऐड कर दो। 273.15 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0.15 बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में यही फार्मूला होता है। ठीक है। अब आपसे न्यूमेरिकल में कभी कभी ये पूछ सकता है, जैसे एक स्केल दे देगा और उसका एक्सट्रीम पॉइंट आपको, जैसे केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल में आपसे ये पूछ सकता है कि केल्विन स्केल जो है आपका, इसके करस्पॉन्डिंग आपका एक केल्विन स्केल में आपका दे दिया मान लीजिए 300 केल्विन। अब पूछेगा आप डिग्री सेंटीग्रेड इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ये दोनों स्केल बनाओगे, ये तीनों स्केल आपको याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, स्केल आपको याद होनी चाहिए। और तो आप क्या करोगे, आप लिखो C-0, C-0 मतलब सी माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है आपका 0, और बाकी आपके स्केल का टेम्परेचर डिफरेंस 100-0 नीचे। ये कैलिब्रेशन फार्मूला है, फार्मूला कोई थोड़ी ना है, तो कंपेयर करके मतलब एक तरीके से रेशियो सेम के इंटरपोलेशन है और कुछ नहीं। तो K-273, के माइनस आपने इनिशियल लिया और फिर उसका टेम्परेचर डिफरेंस जो एक्सट्रीम का है 373 माइनस 273। अब आपसे केल्विन अगर दिया रहेगा और आपसे पूछेगा इतने ही केल्विन में करस्पॉन्डिंग इसका डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, तो आप निकाल लोगे ना डिग्री सेंटीग्रेड, आपसे यही तो पूछा जाएगा। और आपने यही चीज़ 11वीं 12वीं में पढ़ी होगी, जब आप IIT या इन सब चीज़ों की तैयारी अगर शायद गलती से अगर किए होगे, उसमें एक फार्मूला दिया जाता है C/5 इज इक्वल्स टू F-32 C/, ऐसे लिखा रहता है ना सब, वो यहीं से तो बना है। आप बना लीजिए C-0 डिवाइड बाई 100-0 इज इक्वल्स टू K-273 डिवाइडेड बाई 373-273। ऐसे ही ले लो आप F-32 डिवाइड बाई 212-32, और ये 100 हो गया, ये आपका 100 हो गया, और यहाँ पे जो रहेगा इसको आप कैंसिल कर दो, वही बनेगा आपका C/5 ऐसे ही वही बनेगा आपका। क्योंकि याद क्यों करना है यार जब सीधा सीधा है। आपको पता ही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका आइस पॉइंट होता है वाटर का, और आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका स्टीम पॉइंट होता है, उसी इन दोनों में आप 273 ऐड करिए तो आपका केल्विन स्केल आ गया। और बस आपको इसको याद रख लीजिए आप फ़ारेनहाइट को, कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड में और 273 केल्विन में अगर रहे करस्पॉन्डिंग उसके डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका करस्पॉन्डिंग होता है। इसी तरीके से आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका फ़ारेनहाइट स्केल में उसका करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है। तो आपसे ये चीज़ पूछा जा सकता है, ये मतलब बहुत अगर पूछेगा आपसे तो इतना ही पूछेगा, इससे ऊपर आपसे पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि पूछने के लिए भी देखिए हैसियत होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए, और आपको जो कंटेंट मिल रहा है उसका लेवल ही अलग है, आप उस पर विश्वास रखिए, कंटेंट में बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब दूसरा पॉइंट आप एक याद रखिए, ये सब मतलब ऐसे है ना कि जो आप पॉइंट वाइज आपसे लिखा रहेगा आपके पे ऑब्जेक्टिव के उसमें ऑप्शंस में, और आपको सही चुनना पड़ेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रहनी चाहिए। जैसे अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है, आइडियल गैस थर्मामीटर इज इंडिपेंडेंट ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। आइडियल गैस जो थर्मामीटर होता है, आइए ये जो थर्मामीटर, 3 थर्मामीटर हम लिए हैं, अब आपका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है आइडियल गैस को, क्योंकि मान लीजिए आइडियल गैस आपका जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या हीलियम है, और इसका आप आइडियल गैस थर्मामीटर से अगर आप टेम्परेचर नापो, अगर मेज़र करो, कैलकुलेट करो, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों केस में आपको वही दिखा रहा है। उसको इस बात से कोई लेना ही देना नहीं है आइडियल गैस थर्मामीटर को, क्यों, किस मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मतलब आपका कौन सा मटेरियल, उससे कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग गैस के लिए भी वो टेम्परेचर आपको सेम ही दिखा रहा है, मतलब आइडियल गैस आपका सिमिलर फैशन फॉलो करता है, सिमिलर फैशन। तो आपको ये कुल मिला के ये स्टेटमेंट को याद रखना है, ये आपका लिखा रहेगा डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन में। और ये आपका लास्ट चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ।
आज अगर जो लोग लिख रहे होंगे उनको लिखने का मौका नहीं मिला होगा लाइव लेक्चर में, तो आप पहले सुन लो पूरा और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टॉप करके, क्योंकि आपके पास तो ये लाइव लेक्चर तो चलता नहीं है, ये तो आपको डाउनलोडेड रहता है, या फिर आप इसको डायरेक्टली देखते हो तो आप कहीं भी स्टॉप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आप रुकते रुकते आराम से लिखते हुए स्टॉप करते हुए करिएगा। और मुझे लगता है ये आज बहुत छोटा लेक्चर बना होगा आपका, क्योंकि मेरे जितने भी लेक्चर रहते हैं देखा करो 1 घंटा टच हो ही जाता है। अब फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि 1 GB क्रॉस हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है फिर अपलोड होने में, 3-4 घंटे लग जाते हैं। अब ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसको भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 1/273.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि ट्रिपल पॉइंट जहाँ पे तीनों फेस एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हों, आपके तीनों फेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। 1 केल्विन जो है आपका, और मैंने ये भी बताया था कि ट्रिपल पॉइंट जो होता है यूनिक स्टेट होता है, और यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आपकी फिक्स हो जाती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी भर मत बोल देना, आप ये मत बोल देना कि प्रॉपर्टी बस फिक्स हो जाती है, आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी फिक्स होती है, क्योंकि मैंने बता दिया था इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होता है। और तो प्रेशर टेम्परेचर ये सब फिक्स होगा आपका, ठीक है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंथैल्पी ये सब मत बोल देना, इंथैल्पी हो गया आपका एक्सटेंसिव हो जाता है, आपका प्रेशर टेम्परेचर यहाँ फिक्स हो जाता है। और ट्रिपल पॉइंट तो ये हो गया, और 273.16। अब आप ये सोचोगे यार, आपने सर अभी थोड़ा पीछे आपने लिखवाया 1 केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। अब ये 0.16 कहाँ से हो गया? देखो मेरे भाई, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है ना, वो टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे होता है पता है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 273.15 में 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड किया तो वो हो गया आपका 273.16। बाकी आपको इससे मतलब नहीं है, ये आपके एसएससी जेई में 5-6 बार पूछ चुका है जेई में। डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा रहता है और अलग अलग लिखा रहेगा, कुछ भी 273.16 है, कहीं 276 लिखा रहेगा, 274 लिखा रहेगा, 273.15 भी लिखा रहता है। कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान रखना ये क्या लिखा है, 0.16, ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछ सकता है जनरल इंजीनियरिंग में, तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में आपके ऑप्शंस में दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा सही बताइए। और इससे आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है इंटरपोलेशन से, ये भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे। बाद में आपका मैं 4-5 लेक्चर लूँगा ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। और उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स चलेंगे जो आपके जनरल इंजीनियरिंग में पूछे होंगे, क्योंकि मैं देखूंगा बिहार जेई में भी आपका जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाता है, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन लूँगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मतलब फालतू फालतू नहीं, जिसको आपको समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद आपको समझने में कोई चीज़ दिक्कत आएगी ही नहीं, लेकिन जिनको मुझे ऐसा लगेगा शायद हो सकता है दिक्कत आए, अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपकी झारखंड जेई में भी क्वेश्चन मैंने देखे, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो मैं समझाऊंगा कुछ, ताकि क्योंकि अभी तो मैंने प्योर सब्सटेंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं देखा हूँ, तो उसको भी सारी चीज़ें अच्छे से समझाई जाएंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें डेप्थ में आपको कवर की जाएंगी। तो ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप एक बात जरूर बताना कि बैकग्राउंड में ब्लैक बैकग्राउंड रखें या वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि आपकी आंखों में भी दिक्कत होती होगी, तो आप लोग बताना कौन सा सही रहेगा आगे के लेक्चर में। बाकी आपका 12 जुलाई से पहले सारा जनरल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग अभी आपका ये टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज डिज़ाइन कर रहे हैं, वो भी फ्री है, हमारे यहाँ सब आपको फ्री में मिलेगा, फ्री मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो गुड नाइट, सबक खैर, और आपका लेक्चर आज ख़त्म।